नमस्कार, आप सभी लोगों को हर हर महादेव, जय श्री राम। मैं तुम्हारा भाई सचिन दुबे फिर से आ गया एक नए वीडियो के साथ। और ये वीडियो का टाइटल देख के आप सभी लोगों ने समझ लिया होगा कि वीडियो में क्या आने वाला है। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिना स्किप किए, बिना एक सेकेंड का मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तो आप सभी लोग वीडियो में बने रहिए। और आप सभी लोगों ने टाइटल देखा होगा, तो इन तीनों लोगों पर वीडियो बना रहा हूँ। तो इन तीनों लोगों पे वीडियो बनाने से पहले इन तीनों लोगों में से किसी एक लोग का मैं परमिशन ले लेना चाहता हूँ वीडियो को शुरू करने से पहले। और ये वीडियो आपका एंटरटेनमेंट से भरा रहेगा, नॉलेज के साथ भरा रहेगा। आपका नॉलेज प्लस एंटरटेनमेंट मतलब बवाल मचा। तो साथ ही साथ मैं केजरीवाल जी से परमिशन लेना चाहता हूँ। तो केजरीवाल जी वीडियो को शुरू करें। अब तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो। ओके जी, शुरू होने का परमिशन इन्होंने दे दिया है। तो शुरुआत भी इन्हीं के नाम के टॉपिक से करते हैं। केजरीवाल जी, पहला भांडा फोड़ते हैं केजरीवाल जी का। तो ये रहे ध्रुव राठी के स्टाइल में। तो केजरीवाल जी जाते हैं लिक्विड स्कैम में, लिकर स्कैम की लिक्विड स्कैम, लिकर स्कैम में। तो केजरीवाल जी लिकर स्कैम में जाते थे, लेकिन इसका दोष ये ठहराते हैं मोदी जी को और अमित शाह जी को, मतलब बीजेपी के महान लीडर को ये दोष ठहराते हैं। लेकिन 2002 में जब मोदी जी से 6 घंटे इंट्रोगेशन हुआ था, तो उस समय सीबीआई ईडी दोषी नहीं थी उनकी सरकार में, कांग्रेस की। लेकिन 2010 में जब अमित शाह जी गए थे, सीबीआई ईडी का उनके ऊपर छापा पड़ा था, इंट्रोगेशन सब कुछ हुआ, तो उस समय मोदी अमित शाह दोषी नहीं थे। मतलब उस टाइम पे मोदी अमित शाह दोषी थे, उस टाइम पे कांग्रेस दोषी नहीं थी। लेकिन आज के टाइम पे अगर केजरीवाल जाते हैं किसी भी केस में जेल में, तो उस टाइम पे ये मोदी और अमित शाह को दोषी ठहरा देते हैं। खैर आगे बढ़, खैर कुछ दिन पहले नहीं, कुछ साल पहले आप लोगों ने केजरीवाल जी का जब स्टार्टिंग में ये आ रहे थे और सत्ते में भी थे, तो इन्होंने एक बात बोली थी। इन्होंने कहा, इनका एक बयान है, आप लोग को मैं सुना भी देता हूँ इस बयान को। इन्होंने कहा था कि मैं कांग्रेस गद्दार पार्टी है, मैं कांग्रेस के साथ कभी भी गठबंधन नहीं करूंगा। तो आज ये फाइनली कांग्रेस के साथ गठबंधन करके इंडियन अलायंस फलाना ढकाना सब बनवा लिए। हाँ, तो क्या कांग्रेस के साथ गठबंधन करने के बाद जो भी कांग्रेस के पार्टी में जाता तो वो भी गद्दार कहलाता? तो मतलब केजरीवाल जी हुए सबसे बड़े गद्दार। ये आप मानते हो कि नहीं मानते हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और तो और इन्होंने बोला था कि बिजली फ्री, पानी फ्री, ये सब फलाना ढिंकाना झूठे झूठे चोचले वादे करके, हाँ, इन्होंने जनता का वोट कमा तो लिया। लेकिन जब ये जेल में गए तो बहुत सी वीडियोस वायरल हुई दिल्ली की, हाँ, दिल्ली की सड़कों की, दिल्ली के रोडों की, दिल्ली के गलियों की। तो वहां से निकल के ये आया कि लोगों के पास 2.5 लाख के, 1.5 लाख के, 1 लाख के लोगों के बिल बकाया है, अभी तक भरे नहीं गए हैं। जबकि बिजली फ्री है, तो ये बिल कहाँ से आ रहे हैं? खैर ये तो बिजली की बात हो गई। अब पानी की, ये गली गली में टैंकर कहाँ से आ रहे हैं? जबकि पानी फ्री है, तो ये टैंकर कहाँ से आ रहा है? टैंकर के लिए इतनी लूट कैसे क्यों मची हुई है? जैसे पाकिस्तान में आटे के लिए लूट मची थी। खैर आगे बढ़ते, ये तो केजरीवाल जी भाई कुछ भी कर सकते हैं। भरने की जरूरत नहीं है, भरना मत, मैं ठीक करा दूंगा। अरे सर आपको सर प्लीज कुछ कीजिए सर, बर्बाद हो रहे हैं सब जगह गए, चिंता न करो, करा दूंगा। सर अभी हम स्कीम ला रहे थे, आपके अखबार। खैर भाई, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि मोदी जी के पार्टी में सभी नेता सही हैं। मोदी जी, योगी जी के जितने भी अंडर में जितने भी नेता आते सब लोग सही हैं, मैं ये बिल्कुल नहीं कहता। लेकिन आप मेरे को एक बात बताओ, मोदी जी हो गए, योगी जी हो गए, जो हमारे देश के बेस्ट लीडर हैं, वर्ल्ड बेस्ट लीडर माने जाते हैं ये लोग, मोदी जी, योगी जी और शिवराज सिंह चौहान जी, तो ये एक्सेट्रा और भी बहुत से लीडर हैं जो कि बीजेपी में शामिल है। बट मेरे को ये नितिन गडकरी साहब, तो ये मेरे को चीज नहीं समझ में आता है कि इन लोगों ने अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ाया। जैसे कि परिवारवाद पार्टी में ये चीजें होती हैं, इन लोग अपने परिवार को आगे बढ़ाते हैं। इन लोगों ने अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ाया। इनके परिवार के बैकग्राउंड के पास आप जाओगे तो बहुत डीपली आपको समझ में भी आएगा कि मैं सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ। इन लोगों ने परिवार को आगे नहीं बढ़ाया। लेकिन केजरीवाल जी की जो तनख्वाह है, 1 लाख से लेकर 4 लाख 5 लाख के बीच में एक सीएम की तनख्वाह होती है, और उस तनख्वाह में इन्होंने अपने घर नहीं, महल बना के रखा है दिल्ली में। तो अभी इस पे आप क्या कहना चाहोगे? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। ये ध्रुव राठी के सभी फैंस है, केजरीवाल के सभी फैंस है, कांग्रेस इंडियन अलायंस की पूरे फैन लोगों से मेरा ये सवाल है, और इसका जवाब मेरे को उम्मीद है कि आप सभी लोग जरूर देंगे। खैर ये वही केजरीवाल हैं जो कि हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री
और साथ में ये वही केजरीवाल हैं जिन्होंने कन्हैया कुमार जैसे देशद्रोही को कांग्रेस की पार्टी की तरफ से टिकट दिलवाया था। खैर, दूसरी चीज ये कि इन्होंने कन्हैया कुमार को टिकट तो दिलवाया, लेकिन ये कन्हैया कुमार कौन है? ये कन्हैया कुमार वही कन्हैया कुमार है जिसने जेएनयू में खड़े होकर नारे दिए थे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा होंगे, ऐसे इन्होंने नारे दिए थे। लेकिन इनके नारे का मैं एक जवाब देना चाहूंगा, वो भी सीआरपीएफ मैम के कहे हुए लाइन को इस पे मैं चिपकाना चाहूंगा। तो आप सभी लोग सुनने के लिए रेडी है? तो मैं ये इस तरीके से जवाब देना चाहूंगा। उन्होंने बेटी बोला तो मैं बेटा बोलूंगा। तो मैं भारत का बेटा अपने भारतीय सेना की तरफ से ये ऐलान करता हूं कि हम उस घर में घुसकर मारेंगे जिस घर से अफजल निकलेगा, और हम वो कोख नहीं पलने देंगे जिस कोख से अफजल निकलेगा। उठो देश के वीर जवानों, तुम सिंह बनकर दहाड़ दो, एक तिरंगा झंडा उस कन्हैया कुमार के सीने में गाड़ दो, ताकि उसकी मानसिकता, उसकी सोच, ऐसी घटिया सोच उसके अंदर से खत्म हो जाए, और आने वाली पीढ़ियां, आने वाली नस्लें ये जवान, ये लफ्ज बोलने में तड़पे मर जाए साढ़े, वैसे ही पेट में ही साढ़े। खैर, ये वही कन्हैया कुमार है जिसको कांग्रेस ने टिकट दिया था। तो अब आते हैं कांग्रेस पे। खैर, जब कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा, मतलब कि हमारे राहुल गांधी पप्पू जी ने जब भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, तो इन्होंने कन्हैया कुमार को टिकट दिया था दिल्ली में, लेकिन उसके पहले इन्होंने कन्हैया कुमार के साथ भारत जोड़ो यात्रा भी निकाली थी बीच में। आप लोग फोटो भी देख रहे होंगे। तो अभी आप मेरे को एक बात बताओ, कन्हैया कुमार एक वही इंसान है जो कि जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े होने का नारा देता है, और अब राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा का नाम निकालता, रैली निकालता है। तो एक बात मैं पूछना चाहता हूँ आप सभी लोगों से कि हमारा भारत अलग ही कब हुआ था जबकि हम भारत जोड़ रहे? अलग तो हमारा अखंड भारत हुआ था। अगर वो अखंड भारत जोड़ने के लिए अगर ये लोग रैली निकालते तो शायद पहला कदम मेरा भी होता इनके भारत जोड़ो यात्रा, अखंड भारत जोड़ो यात्रा की रैली में। खैर, ये असमझदार लोग कहां से समझेंगे? खैर, गद्दारों से क्या ही उम्मीद रख सकते हैं? ये मैं नहीं, केजरीवाल जी ने कहा था कि कांग्रेस गद्दार पार्टी है एंड ऑल दैट। देखो भाई, पहले चीज तो मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ कि मुझे किसी भी रिलीजन को लेके हेट नहीं है। मैं सारे रिलीजन की रिस्पेक्ट करता हूँ। हाँ, मुस्लिम भाई बहनों की रिस्पेक्ट करता हूँ, हिंदू भाई बहनों का रिस्पेक्ट करता हूँ, क्रिश्चियन भाई बहनों, सभी लोगों का मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। और सबसे ज्यादा मैं फैन हूँ सिख भाइयों का, ठीक है, और अपने धर्म के लोगों का। तो इस पे कांग्रेस ने लोगों को 70 सालों में, मतलब जब से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी आए तब से लेके अब तक कांग्रेस ने भारत के लोगों को क्या दिया? तो ये बहुत लंबी लिस्ट है, तो इसकी वजह से मेरे को थोड़ी सी ये लिस्ट देख के बोलनी पड़ेगी। तो मैंने पर्ची लेकर आया हूं, तो पर्ची देख के मैं बोलता हूं। तो पाकिस्तान बनाया मुसलमानों के लिए, बांग्लादेश बनाया मुसलमानों के लिए, धारा 370 हट लगाया मुसलमानों के लिए, अल्पसंख्यक आया मुसलमानों के लिए। सुनते जाओ भाई, अभी तक ये सिलसिला खत्म नहीं हुआ। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनवाया मुसलमानों के लिए। हाँ, मुस्लिम अल्पसंख्यक मंत्रालय और बना मुसलमानों के लिए, वक्फ बोर्ड बनाया गया मुसलमानों के लिए, और अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय बनाया गया मुसलमानों के लिए। तो अभी बताओ, ये अभी खत्म नहीं हुआ, शायद अभी और भी होंगे, हमारे पास चैप्टर है बहुत भाई। हाँ, देश का बंटवारा धार्मिक आधारों पर हुआ मुसलमानों के लिए, ठीक है। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट लाया गया मुसलमानों के लिए। एंटी कम्युनल वायलेंस बिल 2 बार संसद में लाया गया कांग्रेस के तरफ से, बीजेपी वालों ने विरोध किया। अगर विरोध नहीं करते और ये पास हो जाता तो हिंदू समुदाय का खात्मा हो जाता, ठीक है। तो मैं नहीं कहता कि मुझ पर विश्वास करो, अगर आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं तो एक बार आप गूगल पे सर्च करके देख लो। मैं नहीं कहता ध्रुव राठी का फैक्ट लेके कोई लोग भी थोड़ा थोड़ा फैक्ट लेके पब्लिक के सामने आके पक 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 बोलने लगते, लेकिन आप अगर ध्रुव राठी के वीडियोस को देख रहे हो तो एक बार फैक्ट को चेक करो, क्या ये सही है क्या ये गलत है। एक बार चेक करने के बाद तब अपनी बात रखो भाई। देखो भाई, मेरे को अपने देश के संविधान पे पूरा भरोसा है और देश के संविधान को मैं मानता हूँ, लेकिन हमारे देश का कुछ संविधान में कुछ चीजें ऐसी हैं, मैं अपने देश के संविधान पे टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, बट लेकिन हमारे देश के संविधान में कुछ ऐसी चीजें हैं कि अगर कोई पाकिस्तान का मंत्री आके अगर हमारे भारत में चुनाव लड़ता है तो डेफिनेटली वो चुनाव जीत जाएगा, और हमारे भारत का संविधान उसको ये कानून के तौर पे उसको स्वीकार भी करेगा, उसको चुनाव जीत भी जाएगा और उसको मंत्री का पद भी दे दिया जाएगा। मैं बात कर रहा हूं अमृतपाल सिंह की, और कुछ लोग अगर अमृतपाल सिंह को नहीं जानते तो मैं बता देना चाहता हूं, ये वही अमृतपाल सिंह है जिनको खालिस्तान चाहिए। ये इनके इंटरव्यू में इन्होंने खुद बयान में ये बात बोली है कि मेरे को इंडिया से कोई लेना देना नहीं है,
मैं पंजाब को इंडिया का हिस्सा नहीं मानता हूँ। पंजाब क्योंकि आधा पाकिस्तान का है, आधा इंडिया में है, तो मैं पंजाब का हूँ, ना कि मैं इंडिया का हूँ। तो मतलब ये इंसान सरासर, ये इंसान का कहना ये है कि मेरे को खालिस्तान मतलब मेरे को अलग देश चाहिए, खालिस्तान ये बनवाना चाहता है। तो ये वो अमृतपाल सिंह है। और अमृतपाल सिंह के जितने भी सपोर्ट में लोग हैं, पहले तो ये ऑटो चलाता था, फिर भाग गया यूएस, फिर अब जाके ये लीडर बन गया, लेकिन अभी ये जेल में है। और जेल में रहने के बाद ये इंसान के जितने भी सपोर्ट में, जितने भी खालिस्तानी सपोर्ट के लोग हैं, ये सब के सब खालिस्तान को सपोर्ट करते हैं। और खालिस्तान के सपोर्ट करने के कारण ये अपने भारत के तिरंगे को अपमान करते हैं और उन पे पैर रखते हैं, उनको फाड़ते हैं। ये वही खालिस्तानी है। राहुल गांधी देश के गद्दार कैसे हैं, राहुल गांधी देश के कैसे, मैं बताऊं आपको, वो भी मैं अभी साबित कर देता हूं। एक तरफ हमारे देश का एक IAS IPS अन्नामलाई सर चुनाव हार जाते हैं, और दूसरी तरफ हमारे देश का गद्दार, टेररिस्ट, आतंकवादी, जो मन चाहे वो कह दो, कुछ भी कम नहीं। मेरे लफ्ज से जितनी भी इसके लिए भड़ास निकले सब कम है, समझ लो। वो अमृतपाल सिंह, जो टेररिस्ट अमृतपाल सिंह है, वो पंजाब में चुनाव लड़ के चुनाव जीत जाता है, और वो भी जेल में बैठे बैठे विदाउट चुनाव का प्रचार प्रसार किए वो चुनाव जीत जाता है। और दूसरी तरफ हमारे अन्नामलाई सर, जो कि IAS IPS पढ़े लिखे इंसान, चुनाव हार जाते हैं। और इनको ये टेररिस्ट अमृतपाल सिंह को चुनाव में खड़ा कौन करता है? कांग्रेस, यानी कि राहुल गांधी। भाई मैं कैसे मान लूं कि राहुल गांधी हमारे देश के देशभक्त हैं? कैसे मान लूंगा? कमेंट सेक्शन में अपना जवाब जरूर दे। खैर, मैं शुक्र मनाऊंगा भोले बाबा का, अपने भोलेनाथ बाबा का, हर हर महादेव। इस पे मैं बोलना चाहूंगा, क्योंकि भोले बाबा ने राहुल गांधी जी को जीतने नहीं दिया, उन्होंने मोदी जी को जिता दिया, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर उनको बैठा दिया। A to Z स्कीम लिस्ट ऑफ कांग्रेस, और दूसरा है UPA अचीवमेंट। ये सारे डिटेल्स आपको नेट पे मिल जाएंगे, बस आपको डालना रहेगा A to Z कांग्रेस स्कैम लिस्ट। ये सारे डिटेल्स आपको लिख के आ जाएंगे, स्कैम का पूरा लिस्ट आ जाएगा। A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय नहीं आएगा, A फॉर अदर्स स्कैम, B फॉर बोफर स्कैम, ये सारे लिख के आपको आ जाएंगे। आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं, कहीं भटकने की जरूरत नहीं, मेरे फैक्ट पे विश्वास करने की जरूरत नहीं। लेकिन आप मेरे फैक्ट के थ्रू आप गूगल पे जाके ये चीज सर्च कर सकते हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ। दूसरी चीज कि कांग्रेस का सबसे बड़ा जो UPA अचीवमेंट है, 91 ट्रिलियन, 6 बिलियन, 3 मिलियन और 23 करोड़, सॉरी 91 ट्रिलियन, 6 बिलियन और 3 मिलियन और 23 करोड़ 43 लाख रुपए की, ये पैसे कहाँ गए? किसके खाते में गए ये पैसे? और क्या तो ये इन्होंने वाड्रा जी को भेज दिया होगा या किसी और को भेज दिया होगा, लेकिन ये पैसे गए तो गए कहाँ? इसके बाद भी कांग्रेस को शर्म नहीं आती, राहुल गांधी जी को शर्म नहीं आती है। ये इंडियन अलायंस का गठबंधन करने के बाद इन्होंने 14,222 करोड़ रुपए की फंडिंग ली है, और उसके बाद भी ये इंसान बताते हैं कि हम किसानों के मसीहा हैं, हम गरीबों के मसीहा हैं, ये वो फलाना ढिमकाना। जवाहरलाल नेहरू जी ने बोला था कि मैं गरीबी हटाऊंगा, इंदिरा गांधी जी ने बोला गरीबी हटाऊंगा, राजीव गांधी जी ने बोला गरीबी हटाऊंगा, और ये महाराजा हैं खटाखट गरीबी हटाने के लिए। ये खटाखट गरीबी कैसे हटती है? 1 सेकंड के अंदर, 15 सेकंड के अंदर खटाखट गरीबी कैसे हटती? मेरे को ये जानना है, इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो। मुस्लिम भाइयों को मैं एक बेसिक सबसे बड़ी सच्चाई बताना चाहता हूँ, ये सच्चाई सुन के आप सभी लोग दंग रह जाओगे। और वो सच्चाई ये है कि ये कांग्रेस के लोग आपको कितना बेवकूफ बनाते हैं। बेवकूफ कैसे बनाते हैं? जिस समय बाबरी मस्जिद ढाई गई थी 1992 में, ये दोषी ठहराते हैं बीजेपी को, लेकिन उस समय 1992 में केंद्र में जिसकी सरकार थी वो थी कांग्रेस की सरकार थी। और उस समय कांग्रेस की सरकार में केंद्र में 13 से 14 लाख की फौज थी कांग्रेस के पास। कांग्रेस के कंट्रोल में अगर कांग्रेस चाहती तो एक पत्ता भी नहीं हिलता, एक पत्ता भी नहीं हिलता अगर कांग्रेस चाहती तो। ये इनडायरेक्टली लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, इनडायरेक्टली पूरा का पूरा कांग्रेस का हाथ था इसमें। इस इनडायरेक्टली पूरा का पूरा कांग्रेस का हाथ था इसमें, और कांग्रेस चाहती तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। लेकिन कांग्रेस ये जानती है
कि कितने कम पढ़े लिखे लोग हैं, इसलिए कांग्रेस आपको सफा चट बेवकूफ बनाती है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो 1992 में सर्च कर लो किसकी सरकार है। अब ध्यान से आप सुनना भाई, आप लोग ये लोग अपने हर एक रैली में, हर एक भाषण में इन लोगों ने एक आप वर्ड कॉमन सुने होंगे कि संविधान खतरे में आ जाएगा, संविधान खतरे में आ जाएगा, संविधान खतरे में आ जाएगा। तो मैं एक कुछ 2-3 लिस्ट लेकर आया हूँ, आप बताना मेरे को कि ये संविधान खतरे में आया था कि नहीं आया था। 1984 में सिखों की हत्या करवाई गई थी, बलात्कार किए गए तो उस टाइम पर संविधान खतरे में नहीं आया था। जब 1977 में इमरजेंसी लगवाई गई थी तो उस समय संविधान खतरे में नहीं आया था। 1990 में कश्मीर में हिंदुओं पे पलायन करवाया गया था, हिंदुओं का पलायन करवाया था, हिंदू पंडितों का, हिंदुओं के हर एक जाति का पलायन करवाया गया था उस टाइम पे, तो उस बलात्कार किए गए थे। हाँ, तब उस समय संविधान खतरे में नहीं है। लेकिन जैसे ही मोदी जी इन 9 साल में 4005 आतंकी मार गिराए, तब से संविधान सारा खतरे में आ गया। मतलब मोदी जी आतंकी को मारे तो संविधान खतरे में आ गया। और इन्होंने 1977 में जो इमरजेंसी लगवाई थी, 1984 में जो इन्होंने सिखों का नरसंहार किया था, हत्या किया था, बलात्कार किया था, 1990 में कश्मीर में हिंदुओं का जो पलायन करवाया था, उस समय संविधान खतरे में नहीं आया था। पूछता है भारत, बताओ जरा भाई। कांग्रेस का सफाया तो मैंने खत्म कर दिया। अब आते हैं ध्रुव राठी पे। ये वही ध्रुव राठी है जो कि अपने नॉलेज, अपने फैक्ट्स के आधार पे जाना जाता है, बट नॉलेज 1% नहीं है इसके अंदर। और फैक्ट ये कहीं इधर उधर से फैक्ट लेकर आके कहीं भी गलत सही फैक्ट आके नॉलेज के नाम पे चिपका देता है लोगों को। और लोग समझते हैं कि ध्रुव राठी सही बोल रहे हैं। लोग इसलिए नहीं समझते कि ध्रुव राठी सही बोल रहे हैं क्योंकि आधे से ज्यादा चमचे हैं कांग्रेस के लोग, आम आदमी पार्टी के लोग। तो ये थोड़ा सा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को सपोर्ट कर देता है, तो इसके लिए लोगों को लगता है कि ध्रुव राठी सही है, बट ध्रुव राठी गलत है। क्यों? ये फ्रीडम स्पीच के नाम पे कुछ भी बोल देता है, मोदी जी को टारगेट कर देता है। लेकिन अगर कोई इसके पे वीडियो बनाता है, इसके एक सच्चाई अगर लोगों के सामने लाता है तो इसको बुरा लग जाता है और ये उनके ऊपर हमला करवा देता है। ये उनके ऊपर हमला करवा देता है। तो मैं ये नहीं कहता कि देखो सारे चैनल है, मैक्सिमम चैनल है जो कि फैक्ट के आधार पे, नॉलेज के आधार पे आके बकबक करने लगते हैं। मतलब कहीं से आधा घिसा पीटा नॉलेज उठाया, नॉलेज उठा के यहाँ पे लाके चिपका दिया। मतलब अधजल गगरी छलकत जाए वही वाला हाल है। मतलब आधा ज्ञान खतरनाक होता है भाई। और ये लोग लाकर कहीं से भी थोड़ा बड़ा नॉलेज के नाम पे ये लोग आके बस चैनल पे हक देते हैं। ये ऐसे लोग हैं, समझ रहे हो? मैं समझ गया नहीं, मैं बात कर रहा हूँ ध्रुव राठी। ये लोग बस नॉलेज के नाम पे थोड़ा बड़ा फैक्ट लाके, गलत सही कुछ भी लाके चिपका देंगे और हक देंगे। ये ऐसे लोग। अरे यार, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चैट जीपीटी है, गूगल बार्ड है, इन सब पे जाओ, टॉपिक को उठाओ, जो जिस टॉपिक पे बात कर रहा है, जो जिस टॉपिक का फैक्ट इधर से उधर से लाके गलत सही चिपका रहा है, उस पे जाके एक बार चेक तो करो एटलीस्ट कि हाँ वो कहाँ से लेकर आ रहा है, क्या वो सही कह रहा है या गलत कर रहा है। इंसान बनो यार, जानवरों की तरह व्यवहार क्यों कर रहे हो तुम लोग? एक बार मेरी बात मानो, आप जो भी इंसान बता रहे, जो कुछ भी बता रहे, एक बार आप जाओ चैट जीपीटी, गूगल बार्ड, आप इन सब चीजों पे सर्च करो। वो टॉपिक, जिस टॉपिक के बारे में आपको जानना है कि सामने वाला आपको सही बता रहा है या गलत बता रहा है, एक बार एटलीस्ट चेक तो करो, ताकि आपके मन का भ्रम, अपने ब्रेन वॉशिंग क्यों करवा रहे हो ध्रुव राठी से? ये एकदम छठा बदमाश है, अनपढ़ साला। तो सॉरी, खैर मैं बात कर रहा था हमले की। तो ये इंसान, ये एक ऐसा इंसान है कि जो कि फैक्ट के आधार पे कुछ भी बड़बड़ फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे करता है, और कोई इसके पे वीडियो बनाता है तो ये हमला करवा देता है। हमला ऐसा है कि ये एक कैरोलिना गोस्वामी नाम की एक लड़की है जो कि इसकी सच्चाई सबके सामने लेकर आई। मतलब इसने 2021 में एक पाकिस्तान भारत से हैप्पी कंट्री है, 2021 में इसने एक वीडियो बनाई थी, कुछ कहीं से भी कुछ फैक्ट लाकर इसने चिपका दिया था, और उसी फैक्ट के आधार पे कैरोलिना ने सबसे बढ़िया वीडियो बनाया था इसके ऊपर। और इसने क्या करा, इस पिल्ले ने जाके कैरोलिना पे हमला करवा दिया। कैरोलिना के साथ साथ उसके हस्बैंड पे भी हमला करवा दिया इसने, लेकिन कैरोलिना फिर भी नहीं रुकी, इसने इसके पे वीडियो बनाना जारी रखा अपना। तो ये चीज है, और ये जैसी इसकी हरकतें है ना, ये जर्मन शेफर्ड नहीं, ये आम आदमी पार्टी का पिल्ला नहीं, ये इसको क्या मैं बोलूं, कुछ भी बोल लो यार, ये सबके लायक है। मतलब इन्हीं सब चीजों के लायक है ये। मतलब जानवरों से इसका कंपेयर किया जा रहा है। मतलब ये है कि ऐसा इंसान है। मतलब जर्मन शेफर्ड तो दूर की बात, पिल्ले के नाम से इसका नाम क्लियर किया जा रहा है, मतलब कंपेयर किया जा रहा है इसको पिल्ले से। तो सोचो ये इतना बड़ा पिल्ला है आम आदमी पार्टी का। खैर,
कहा जाता है, हमारे यहाँ बुजुर्गों ने कहावत कही गई है, बहुत बड़े बड़े लोगों ने ये कहावत कही है, लालच बुरी बला है। अगर आप लालच करते हो तो ये बहुत बड़ी बुरी बला है, आप इसमें फंस सकते हो। तो सेम ऐसा ही हुआ, कुछ लोगों ने कहा कि चलो बीजेपी को वोट देते हैं, और कुछ लोगों ने कांग्रेस का मैनिफेस्टो देखने के बाद, मतलब 1-1 लाख रुपए वाले लालच, 1.5 लाख रुपए वाले लालच के कारण चले गए कांग्रेस को वोट देने, मतलब 8,500 रुपए महीना के लालच में चले गए कांग्रेस को वोट देने के लिए। और ये लालच इनको इतना भारी पड़ गया कि आने वाले, जैसे ही कांग्रेस जिस सीटों पे जीती है, उस सीटों पे इनको बाबा जी का ठिल्लू थमा दिए। तो ये है लालच का बुरी बला, आखिरकार फंसी गए। और ऐसा ही हुआ यूपी में, और सबसे ज्यादा हो गया अयोध्या में। तो ये चीजें हैं। बाकी अयोध्या में किस लिए लोग चुनाव हारे, मुझे नहीं मालूम, बट मेरे हिसाब से ये ज्यादातर इसी के वजह से लोग चुनाव हारे होंगे। लेकिन आप अपनी ओपिनियन इसमें जरूर दीजिएगा कि अयोध्या में किस वजह से लोग चुनाव हारे। खैर, जाते जाते मैं बस एक बात बोलना चाहूंगा कि दुनिया में 3 काम सबसे ज्यादा मुश्किल है। एक हाथी को गोद में लेना, दूसरा चींटी को नहलाना, और तीसरा चमचों को समझाना। ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। बाकी हर हर महादेव, नमस्कार, जय श्री राम, जय बाबा भोलेनाथ। आप सभी लोगों का दिन शुभ मंगलमय हो, और आप सभी लोगों का अगर मेरा फैक्ट सही लगा हो, अगर मेरे फैक्ट्स पे भरोसा मत करना, आप लोग जाके एक बार गूगल पे जरूर सर्च करना कि क्या मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। आप सभी लोगों को कुछ चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और अगर मेरी वीडियो सही लगी हो तो लाइक करना, दबा के ठोकना, और दूर आंटी को टैग जरूर कर देना। बाकी हर हर महादेव।